Hello everyone and welcome to Avision Institute and here's your educator Rajat with you। और आज हम यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 तारीख को हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर जो है वो आप सब तक नहीं पहुँच पाया, तो उसके लिए हमने 4 और 5 जो है वो कंबाइंड आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। जैसा कि हमने प्रॉमिस करा है कि किसी भी दिन को हम स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपको कंटेंट जो है वो उसी मस्त वाले कंटेंट के साथ में मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द डे एंड हियर्स इट इज। फर्स्ट टॉपिक इज पेरिस क्लब, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि पेरिस क्लब क्या है और उससे रिलेटेड हमारी क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आइए आपको लिए चलते हैं सीधा का सीधा टॉपिक के ऊपर। तो पेरिस क्लब जो है वो एक इनफॉर्मल ग्रुप है। क्या है? इनफॉर्मल ग्रुप। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल? फॉर्मल मतलब कि जो भी बात वो करते हैं वो सामने टेबल पर ला करके रखते हैं कि ये उनका डिस्कशन हुआ है। लेकिन इनफॉर्मल का मतलब कि जो भी वो बात किए हैं, अब अगर इंडिया और चाइना इनफॉर्मली बात कर रहे हैं तो फिर वो क्या बात किए हैं ये उनको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से पेरिस क्लब भी एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर नेशंस का, वो देश जो पैसा देते हैं, ठीक है। क्रेडिटर, डेटर जो उधारी लेते हैं, क्रेडिटर जो उधारी देते हैं। तो ये क्रेडिटर नेशंस का इनफॉर्मल ग्रुप है जो क्या देगा? फाइनेंशियल एश्योरेंसेस। किसको? आईएमएफ को। किसके लिए? श्रीलंका के डेट के लिए। तो ये पेरिस क्लब बनाया गया है जो फाइनेंशियल एश्योरेंस देगा आईएमएफ को, श्रीलंका को डेट देने से जुड़ा हुआ, और ये क्रेडिटर नेशंस का एक इनफॉर्मल ग्रुप है। प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि पेरिस क्लब टर्म न्यूज में था वो किससे जुड़ा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आए हैं। या फिर ये ऑर्गेनाइजेशन किससे जुड़ी हुई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली पेरिस क्लब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द पेरिस क्लब? पेरिस क्लब जो है वो एस्टैब्लिश किया गया 1956। ईयर इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ईयर होगा। तो 1956 ईयर, और हेडक्वार्टर्स जैसा कि नाम बताता है पेरिस, फ्रांस, ठीक है। साथ साथ में ये ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स है जहां पे मेजर क्रेडिटर कंट्रीज जो क्रेडिट उधारी देते हैं, जिनका जो काम है वो है फाइनेंशियली एश्योरेंसेस देना आईएमएफ को, ये हमने देख लिया है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं उन कंट्रीज को जो मतलब लड़खड़ा रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका का हमने देखा है क्राइसिस, तो उसको लेकर के टैकल करने से जुड़ा हुआ है कि सस्टेनेबल डेट रिलीफ सॉल्यूशन जो है वो निकाला जा सके। मेंबर्स की बात कर लेते हैं तो 22 परमानेंट मेंबर्स हैं और सभी के सभी ओईसीडी के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो ओईसीडी के मेंबर्स भी हैं। टोटल 22 मेंबर्स हैं और वो परमानेंट है। इसके अलावा इंडिया और चाइना जो है वो मेंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया और चाइना जो है वो ओईसीडी के मेंबर्स भी नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, तो इसका इंडिया और चाइना मेंबर्स भी नहीं है। इस वजह से भारत और चाइना इसके सदस्य नहीं है। और इंडिया जो है वो एक एडहॉक पार्टिसिपेंट की तरह एक्ट करता है। एडहॉक पार्टिसिपेंट, हम सिर्फ एक एडिशनल रोल निभाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये जो टॉपिक है पेरिस क्लब का वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है सिकल सेल एनीमिया। इस बार के बजट में जिक्र किया गया है सिकल सेल एनीमिया का। बजट से जुड़ा हुआ कुछ स्कीम्स भी है, हम उसको आपको कवर कराएंगे बिल्कुल। जैसे कि मिस्टी स्कीम है जो बेसिकली आपका मैनग्रोव्स से जुड़ा हुआ है। मिस्टी स्कीम क्या है? जो आपके मैनग्रोव से आपको जुड़ा हुआ नजर आएगा, मिस्टी, ठीक है। नेक्स्ट, अमृत धरोहर। अमृत धरोहर, तो ये जो अमृत धरोहर है ये बेसिकली वेटलैंड से जुड़ा हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मिस्टी स्कीम, मैनग्रोव्स, अमृत धरोहर, वेटलैंड्स, ठीक है। और कहीं ना कहीं भारत जो है वो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात कर रहा है, तो हम उस कंटेक्स्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बजट में सिकल सेल एनीमिया को लेकर के भी बात करा गया है। सिकल सेल एनीमिया, तो गवर्नमेंट अनाउंस करा है बजट में कि वो एक मिशन लाएंगे जिससे वो एलिमिनेट कर सके। क्या कर सके? एलिमिनेट कर सके। किसको? सिकल सेल एनीमिया को। कब तक? 2047 तक, यानी कि हमारे देश के आजादी के पूरे 100 साल होने पर, ठीक है। 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन लाइनर एग्जाम्स में सीधा ईयर पूछा जा सकता है और ओवरऑल बाकी स्टेट पीसीएस यूपीएससी में आपको पूरा का पूरा कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया, इसको भी देख लेते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने फाइनली, ये बेसिकली आपको ट्राइबल्स में देखने के लिए मिलेगा। ट्राइबल्स कैसा है कि हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, पावर्टी में बहुत ज्यादा होते हैं, तो मालनरिस्ट फूड सिर्फ खाते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं उनको वल्नरेबल कर देती है ऐसी बीमारियों के सामने। और 40 साल से जो नीचे होंगे ट्राइबल्स, उनको भारत सरकार जो है वो स्क्रीनिंग करेगी, उनको उन तक जा जाकर के स्क्रीनिंग किया जाएगा। और इसके अलावा उनको आइडेंटिटी कार्ड्स दिया जाएगा जिससे कि उनका सिकल सेल एनीमिया का स्टेटस क्या है,
तो 40 साल से नीचे के जो भी ट्राइबल्स हैं, भारत सरकार उनको स्क्रीनिंग करेगी, उनका प्रॉपर स्क्रीनिंग होने के बाद उनको आईडी कार्ड दिया जाएगा कि आपको सिकल सेल एनीमिया का जो स्टेटस है आपका वो कितना है, ठीक है। इसके अलावा वो उन्मुक्त प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार कर रही है। ये प्रोजेक्ट भी याद रखिएगा, उन्मुक्त प्रोजेक्ट। प्रीलिम्स में सीधा सवाल हो सकता है उन्मुक्त प्रोजेक्ट किस से जुड़ा हुआ है, तो सिकल सेल एनीमिया से जुड़ा हुआ है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कलर कोडेड कार्ड्स दिए जाएंगे और ये मैच किया जा सकेगा शादी से पहले, ताकि समझा जा सके कि जो सिकल सेल डिजीज है वो किसी अगर शादी हो जाती है और उस कपल से जो बच्चा पैदा होगा तो उसको सिकल सेल बीमारी होने का कितना खतरा बना रहेगा, इससे जुड़ा एक कार्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं सिकल सेल डिजीज के बारे में। ये बीमारी आखिर में है क्या, अभी इतना इसका चर्चा हो रहा है तो हम इसको भी जान लेते हैं कि ये बीमारी बेसिकली है क्या, ठीक है। तो सिकल सेल डिजीज की बात कर लेते हैं। तो ये एक जेनेटिक कंडीशन है। क्या है? जेनेटिक, हमारे माता पिता से जो चली आ रही है जेनेटिक कंडीशन है जो अफेक्ट करती है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड फ्लो में होता है, आयरन कंटेंट, उसको ये अफेक्ट करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कैरी करने के लिए ऑक्सीजन बॉडी में। हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है, तो हीमोग्लोबिन को ही ये इफेक्ट करता है, जो कि आरबीसीज में पाए जाते हैं। ब्लड बेसिकली 3 उसमें होता है कंपोनेंट्स, एक होता है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स और तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको रेड ब्लड सेल्स में देखने को मिलेगा और ये इनहेरिटेड, ये तब आता है जब एक बच्चा जो है वो 2 जीन्स इनहेरिट कर ले। 2 जीन्स वो इनहेरिट करता है ना, एक अपने अपने माता पिता से, एक अपने पिता से, एक अपने माता से, तो वो तभी सिकल सेल आ सकता है उसी समय, ठीक है। और इस वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो बन जाता है, जो कि प्रीवैलेंट है ट्राइबल पॉपुलेशन में हमारे देश के। और इसके वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, एनीमिया वगैरह। इवन जो टीनेजर गर्ल्स हैं उनमें भी ये बहुत ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं जो पीरियड्स वगैरह का समस्या होता है, ब्लड लॉस जो होता है, तो उससे रिलेटेड उनका जो आयरन रिच डाइट है उस पर फोकस होना चाहिए। इसके साथ साथ में अक्यूट और क्रॉनिक पेन देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ में चेस्ट सिंड्रोम, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक, लकवा वगैरह का खतरा हो सकता है, रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है बिकॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा का सीधा हमारे केंद्र सरकार ने टारगेट करा है बजट में इसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने का 2047 तक। तो इसको हम अच्छे से कवर करे हैं, ठीक है। इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पे सही से लेकर के चलना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है Who is a fusion judge? अब प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हम इसी को लेकर के चलेंगे, गलत होगा तो माफी चाहेंगे। ये जो टर्म है फ्यूजन जज, वो कॉमन लॉ कंट्रीज में यूज किया जाता है। कौन से कंट्रीज में? कॉमन लॉ कंट्रीज में, जहां पे जजेस को दर्शाया जाता है जो कि रैंक करते हैं लोअर इन सीनियोरिटी, सीनियोरिटी में वो लोअर आते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को हम फ्यूजन जज कहते हैं, और ये कॉमन लॉ कंट्रीज में ये भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साथ साथ में एनी जज अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है, या तो वो सीनियोरिटी में लोअर हो या फिर वो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के जो भी होंगे उनसे वो लोअर होंगे, और उन्हीं को फ्यूजन जज कहा जाता है। कॉमन लॉ क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो कॉमन लॉ एक बॉडी है लॉ का जो बनाया गया है जजेस के द्वारा, उनके रिटन ओपिनियंस पे बेस्ड होता है वो। साथ साथ में ये जो स्टैट्यूट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि स्टैट्यूटरी लॉ के तहत बैकिंग दी जाती है। इसको यूज किया जाता है इंटरचेंजेबली केस लॉ के साथ में। कॉमन लॉ को केस लॉ भी कह दिया जाता है, जो कि बेस्ड होता है जुडिशियल प्रेसिडेंट पे। यूके और कॉमनवेल्थ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो कॉमन लॉ कंट्रीज का हिस्सा है। तो इंडिया इसका हिस्सा है, बिल्कुल है। यूके इसका हिस्सा है, बिल्कुल है। इंडिया क्यों है? क्योंकि हम कॉमनवेल्थ नेशंस का हिस्सा है, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशंस जब आजाद भारत हुआ था, जब ब्रिटिशर्स हमें गए थे यहाँ से, भगाया गया था उनको, तो जब वो गए यहाँ से तो उसके बाद कॉमनवेल्थ का ग्रुप बनाया गया, ठीक है। कॉमनवेल्थ का ग्रुप बनाया गया 1949 के आसपास में, और वहां पे भारत ने भी इसको जोड़ा, मतलब अपने आप को जोड़ा था इस ऑर्गेनाइजेशन से। पाकिस्तान वगैरह भी इसका हिस्सा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉमन लॉ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने जो पढ़ा पेरिस क्लब, उसमें भारत हिस्सा था, जैसा होगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। अभी ये क्यों न्यूज में है? तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, रिसेंटली लद्दाख में एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को प्रपोज करने की बात करी जा रही है, और ये हो सकता है अगर बन जाएगा तो पहला होगा। तो जब बन जाएगा हम बिल्कुल आपको नाम बताएंगे। फिलहाल के लिए उसका कुछ नाम यांग सोलो ऐसे करके कुछ है,
लेकिन जब क्लियर हो जाएगा तो हम उसको देख लेंगे। बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स फिलहाल के लिए है क्या, हम उस कंटेक्स्ट को जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी उस पर लेकर के आपको सीधा चलते हैं, यानी कि डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो है वो एरियाज है जो कि यूनिक हो, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हो। ठीक है, एक तो यूनिक अलग होना चाहिए और दूसरा इकोलॉजिकली फ्रेजाइल होना चाहिए, मतलब वल्नरेबल होना चाहिए, कोई नुकसान हो सकता है, अब तब नुकसान लगा है, कभी भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा वहां पे रिच बायोडायवर्सिटी हो। ठीक है, तो वहां की जो बायोडायवर्सिटी है वही बड़ी सुंदर है, वहां के फूल, वहां के मतलब पशु पक्षी जो भी रह रहे हैं सब एकदम फ्लोरा फौना मस्त खुशी से। ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत ये आइडेंटिफाइड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो है उसको किस एक्ट के तहत डिक्लेयर किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। अच्छा, किसके कंसल्टेशन से, तो लोकल बॉडीज के कंसल्टेशन से। ये देखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड, कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, कि वो नोटिफाई कर सकते हैं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स कंसल्टेशन में, किसके साथ में, लोकल बॉडीज के साथ में, ऑफ एरियाज ऑफ बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। टोटल देश में 36 BHS हैं बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स, और रिसेंट में जो ऐड हुआ था वो महेंद्रगिरी है, जो कि वर्ष 2022 बीता वर्ष उसमें इसको ऐड किया गया था। महेंद्रगिरी हिल जो है वो आपको ओडिशा में देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल कितना है, 36। इसको किस एक्ट के तहत किया जाता है, तो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज एक्ट 2002। ठीक है, कौन कर सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है लोकल बॉडीज के कंसल्टेशन के साथ में। तो ये एंटायर कॉन्सेप्ट है इस चीज का, और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं आपका ये जो है वो पूरा कवर होता है। आई होप आपको ये डाउट जो है वो खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट, जैसा कि हमने आपसे कहा है कुछ ना कुछ हम प्रीलिम्स के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम आपको सीधा लिए चलते हैं। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो कुछ इस तरीके से है कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये 23 जैन जो है वो पराक्रम दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो उसी को लेकर के 2 अवार्ड्स भी दिया गया है। ठीक है, एक है ओडिशा का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, और दूसरा है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम का। ठीक है, एक तो दिया गया ओडिशा के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, और दूसरा दिया गया है लुंग लेई फायर स्टेशन, ये बेसिकली है मिजोरम में, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में दिया जाता है, तो ये 2 बॉडीज को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है। सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुरा में 1938 में INC के प्रेसिडेंट बने थे, 1939 में त्रिपुरी में भी बने थे, लेकिन आपको पता है उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को दे दिया था। साथ साथ में उसी साल उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना भी करी थी। तो इस कंटेक्स्ट में हमें पता होना चाहिए फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को पहले बोलने वाले वही थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपको पता होना चाहिए। उनका स्लोगन आपको पता होना चाहिए, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, स्वराज वगैरह, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते थे वो। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, एंड आई होप कि आपको ये जो सीरीज है वो काफी इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, काफी आप एंजॉय कर रहे होगे। कुछ और आप सबके पास में एडिशनल होगा तो आप बता सकते हैं कि नहीं इस तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे अभी के लिए 12 चीतास लाने की बात हो रही है साउथ अफ्रीका से। इनिशियली हम चीतास जो लाए थे वो कहां से लाए थे, नामीबिया से। अभी हम चीतास लाने की बात कहां से कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका का जो है वो 3 कैपिटल भी है, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोएमफॉन्टेन, और साउथ अफ्रीका में ही ब्रिक्स का 2023 का समिट भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। साउथ अफ्रीका जो है वो ओवरऑल आपको ज्योग्राफी के हिसाब से भी आप देख लीजिएगा। और चीतास का IUCN जो है वो क्या है, वल्नरेबल, अगर वो अफ्रीकन है, एशियाटिक है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये कुछ फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाएंगे। रेड सैंडलवुड का IUCN एंडेंजर्ड, बाकी आप लोग जो भी हम बताए हैं उसको बराबर से याद रखिएगा। क्वेश्चंस के फॉर्म में हम उसको करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स आप तक लेकर के आते रहेंगे, स्टैटिक कम करंट के बेसिस पे, ताकि सारी चीजें जो है वो कवर होती रहे और एग्जाम हमारा बिल्कुल जो भी हम अपीयर हो उसमें हम यहाँ से जो भी करंट अफेयर्स गेन करके जाए उसके दम पे हम एग्जाम को क्लियर करके वापस आए। ये हमारा उद्देश्य है इसी इनिशिएटिव के साथ में। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से मिलकर पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।